मार्क्सवाद। मार्क्सवाद दोस्तों एक ऐसी विचारधारा है जो कि बेसिकली समाजवाद के अंदर आती है। और समाजवाद और उदारवाद को आप समझने की दृष्टि से अपोजिट समझें। हालांकि जब प्रैक्टिकल नीतियों की बात आती है तो उनमें बहुत सी समानताएं हो जाती हैं, परंतु क्योंकि हमारी बुद्धि सीधे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर नहीं पाती तो उनको अपोजिट में देखना पड़ता है हमें, दिन और रात में। तो वैसे ही उदारवाद में अगर बोलने की आज़ादी है, आर्थिक संपत्ति की आज़ादी है, कानून का शासन है, डेमोक्रेसी है, तंत्र न्यायपालिका है, तो जो हमारा समाजवाद है उसका एज सच डेमोक्रेसी से कोई झगड़ा नहीं है। समाजवाद के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो सकता है, पर समाजवाद का जो मेन कंसर्न होगा वो होगा आर्थिक रूप से लोगों की आर्थिक असमानताओं को कम करना। और इसमें राज्य के लिए समाजवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि राज्य टैक्स के माध्यम से, राज्य प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के माध्यम से, मतलब लोगों के प्रति, कमज़ोर वर्गों के प्रति सुविधा की व्यवस्था करके, रिजर्वेशन की व्यवस्था करके समाज में आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। क्योंकि समाजवाद ये मानता है कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना, आर्थिक समानता की व्यवस्था करना। ऐसा ना हो कहीं लोगों की आर्थिक असमानताएं राजनीतिक लोकतंत्र को झूठा साबित कर दे। तो ये समाजवाद की सोच है। और उसी समाजवाद के अंदर जहाँ एक तरफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वहीं विराजमान है उसकी एक मिलिटेंट विचारधारा जिसका नाम है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद उत्पादन के साधन, भूमि, ज़मीन, जंगल, जो भी चीज़ें, चाहे संपत्ति, पूंजी, उनको समाजीकरण करने के लिए, उनको समाज के हाथ में देने के लिए, समाज से अभिप्राय गवर्नमेंट के हाथ में देने के लिए वायलेंट तरीकों का भी प्रयोग कर सकता है, सशस्त्र क्रांति का प्रयोग कर सकता है। जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सशस्त्र क्रांति का समर्थन नहीं करता। वो लोगों में ओपिनियन चेंज की बात करता है इलेक्शंस के माध्यम से और कैंपेन्स के माध्यम से। जबकि समाजवाद इसके लिए, समाजवाद की तुलना में मार्क्सवाद त्वरित गति से, जैसे कि लेनिन ने किया था कि अपने कुछ मित्रों को इकट्ठा करके, जो वहाँ पहले से वर्कर्स में जो एक रिसेंटमेंट थी रशिया के ज़ार के खिलाफ, उसको इकट्ठा करके रातों रात रशिया, लेनिन ने कू किया और ज़ार उसके समर्थकों को मार दिया और फिर सत्ता को प्राप्त किया। और फिर सारी सत्ता को धारण किया कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए। उसका लक्ष्य था किसानों मजदूरों की रशिया में भलाई करना। और इस अच्छे लक्ष्य को लेकर के लेनिन ने अपनी तानाशाही और अपनी टीम की तानाशाही, पार्टी की तानाशाही खड़े की यूएसएसआर में। पर किसी को भी अपने इस लक्ष्य को चुनौती देने का अधिकार नहीं दिया गया, सिवाय पार्टी के लिमिटेड पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स के हिसाब से। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि जो ब्लंडर हुए उसमें यूक्रेन का जो रीजन था वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनकी हत्याएं की गई, उनसे जबरन ज़मीनें छीनी गई। उसके बाद रशिया में अकाल भी पड़ा कई साल। हालांकि कम्युनिस्ट तंत्र की मीडिया ने उसको छुपाया, पर समाजवाद के नाम पर ही या मार्क्सवाद के नाम, बराबर करने के नाम पर ही ये वायलेंस हुआ। और बाद में भी कम्युनिस्ट रजीम का रिप्रेशन चलता रहा। पर इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि यूएसएसआर जो रशिया से बना था वो एक पिछड़ी और बहुत कम औद्योगिक कंट्री थी। वो औद्योगिक कंट्री के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके लोगों का आर्थिक जीवन स्तर सुधर गया। परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि यूएसएसआर में रिप्रेशन नहीं था, यूएसएसआर में सामान्य मानव का शोषण नहीं था। क्योंकि अब कम जमींदारों की जगह कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने ही शोषकों का नया रूप धारण कर लिया था, क्योंकि उनके खिलाफ बोलने के लिए कोई माध्यम नहीं था। चुनाव की निष्पक्ष व्यवस्था नहीं थी, फ्री प्रेस नहीं थी, न्यायपालिका नहीं थी। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम देखें, माओ ने चाइना में जो गरीब किसान थे उनको संगठित करके, उनको मिलिटराइज करके जमींदारों के खिलाफ आंदोलन लड़ा।
बहुत अच्छी बात थी। और सत्ता में आने के बाद गरीब किसानों को ज़मीनें भी डिस्ट्रीब्यूट की लीज पर राज्य की ओर से। परंतु उसके बाद समाज का भविष्य तय करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी और माओ ने अपने पास रख लिया, और फिर वह सब्सिक्वेंटली आप देखते हो तानाशाही में बदलता गया। किसी को उनकी गलत नीतियों की आलोचना करने का अधिकार नहीं था, जो आज भी हम चाइना में देखते हैं। तो मार्क्सवाद आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक बराबरी स्थापित करने के लिए हिंसा का प्रयोग और एक ही पार्टी की तानाशाही के प्रयोग के लिए तैयार होता है। और सत्ता में आने के बाद वो अपने जो उनका एजेंडा होता है सामाजिक बराबरी का और समाजवाद को स्थापित करने का, जिसमें कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन संस्था की स्थापना करनी है, उसके लिए बड़ी स्ट्रेंजली वो एक तानाशाही पूर्ण राज्य बनाते हैं, जो कि इतना स्ट्रांग होता है, जो कि लिबरल स्टेट में भी स्ट्रांग नहीं होता। क्योंकि एटलीस्ट लिबरल स्टेट पे में स्टेट के ऊपर मौलिक अधिकार का, फ्री मीडिया का, हमारी हमारी इलेक्शंस का, अपोजिशन पार्टीज का एक चेक तो रहता है। पर कम्युनिस्ट स्टेट में हर एक चीज़ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है कैप्चर कर लेती है, वही स्टेट बन जाती है, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, और आलोचना का कोई साधन नहीं रहता। इसका लक्ष्य ये होता है कि जल्दी से जल्दी हमने सामाजिक समानता स्थापित करनी है, एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज स्थापित करना है। हम चाइना और रशिया के अनुभव से ये बता सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही में गरीबी तो तुलनात्मक रूप से समाज में दूर हो जाती है, लोग गरीबी से बाहर आ जाते हैं, परंतु सामाजिक असमानता और तानाशाही, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही कम नहीं होती, बल्कि वो कई गुना ज़्यादा स्ट्रांगली हो जाती है, जैसा कि हम डेमोक्रेसी में सोच ही नहीं सकते किसी लीडर की तानाशाही, उस स्तर पे वो तानाशाही पहुंच जाती है। तो ये समाजवाद और मार्क्सवाद बेसिकली ये औद्योगिक क्रांति और लिबरलिज्म से जो एक कॉन्सेप्ट उभर कर आया था 19वीं शताब्दी में, उसके खिलाफ एक रिएक्शन के रूप में सामने आया। और ये रिएक्शन का सबसे वायलेंट रूप जो था उसको हम कह सकते हैं हमारा मार्क्सवाद। पर आज अब पूरी दुनिया में इसकी विफलता का पता लग रहा है। इसमें जो अच्छे लक्ष्य के नाम पर जो वायलेंस होता है और अच्छे लक्ष्य को गलत साधनों से प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है, उसके अत्याचार अब रिवील हो रहे हैं, चाहे वो स्टालिन के अत्याचार हो रशिया में, या माओ ने जो कांड किए थे चाइना में, जो क्रूरता उसने की, वो अब बाहर आ रही है बातें। और आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लक्ष्य तो अच्छा होता है, परंतु उसको प्राप्त करने के माध्यम बड़े ही वायलेंट और इतने तानाशाहीपूर्ण होते हैं कि वर्ग विहीन समाज की क्या स्थापना करनी या राज्य विहीन समाज की क्या स्थापना करनी, सबसे डेंजरस वर्ग जिसमें कि पार्टी के बॉस सब कुछ होते हैं, और सबसे खतरनाक राज्य की स्थापना हो जाती है। ये बड़ी विचित्र बात है। धन्यवाद।